आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एक्सिस फोकस 25 फंड को और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के लिए और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जब इन दोनों फंड में निवेश करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत ही आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के लिए इन दोनों फंड में से। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, तो यहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एसआईपी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी है, वो भी जानेंगे इस वीडियो में और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इसीलिए इस वीडियो को धैर्य से बड़े पेशेंस के साथ पूरा देखें, तभी आप एक सही निवेश का डिसीजन ले पाएंगे। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, तभी आपको आगे भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एक्सिस फोकस 25 फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है आपके निवेश के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए। स्टेप नंबर 1 है मैनेजमेंट एनालिसिस। यहां सबसे पहले हम देखेंगे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को। ये फंड लॉन्च हुआ था मई 2013 में और लॉन्च से लेकर अभी तक में सिर्फ 2 फंड मैनेजर इसमें चेंज हुए हैं और करेंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर राजीव ठाकर, रौनक ओनकार एंड राज मेहता। ये तीनों मिलके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की, ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 को। लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड में भी 2 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं और करेंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर जिनेश गोपानी। आइए फंड मैनेजर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। यहाँ पे आप देखें पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जिन्हें मैनेज कर रहे हैं मिस्टर राजीव ठाकर, इन्हें 19 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का। राज मेहता जिन्हें 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का और रौनक ओनकार जिन्हें 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप बात करें आउटलुक बिजनेस वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग की, पिछले 3 साल में राजीव ठाकर 8 नंबर पे थे और मिस्टर राज मेहता 9 नंबर पे थे और पिछले 5 साल में मिस्टर राजीव ठाकर नंबर 5 पे थे। अगर हम बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की, तो इसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर जिनेश गोपानी जिन्हें 17 साल का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है और आउटलुक बिजनेस वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग में पिछले 3 साल में नंबर 2 पे रहे और पिछले 5 साल में नंबर 3 पे। आइए अब देखते हैं इन फंड मैनेजर्स के टेन्योर को। सबसे पहले देखेंगे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में। यहाँ पे मिस्टर राजीव ठाकर 2013 से लेके अभी तक इसको मैनेज कर रहे हैं। रौनक ओनकार भी 2013 से लेके अभी तक इसको मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर राज मेहता 2016 से अभी तक इसको मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की, तो मिस्टर जिनेश गोपानी 2016 से लेके अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर टेन्योर में पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो पड़ रहा है वो भारी है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। तो फंड मैनेजमेंट में पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिखाई देता है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड से। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहां पे हम करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इक्विटी स्टाइल बॉक्स को। यहाँ पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो इक्विटी स्टाइल बॉक्स है वो ब्लेंड स्टाइल है, यानी कि वैल्यू और ग्रोथ दोनों ही स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है। अगर हम बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की, तो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, यानी सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और दोनों ही फंड की जो इक्विटी स्टाइल बॉक्स है उससे साफ पता चलता है कि लार्ज कैप में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की ज्यादा एलोकेशन है। आइए इसके पोर्टफोलियो को थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। एक्सिस फोकस 25 फंड का जो पोर्टफोलियो है वो 6.86% ओवरलैप करता है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को। और अगर हम पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो उसका पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है सिर्फ और सिर्फ 2.92% एक्सिस फोकस 25 फंड को। इक्विटी होल्डिंग की अगर आप बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड की इक्विटी होल्डिंग है 93.38%, वहीं पराग पारेख की इक्विटी होल्डिंग है 93.37%। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होल्डिंग है एक्सिस फोकस 25 फंड की 2.70% और पराग पारेख लॉन्ग टर्म की 0% है। लेकिन करेंटली अनाउंसमेंट आया है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से कि कवर्ड कॉल ऑप्शंस में ये भी इन्वेस्ट करेंगे। बहुत जल्द इसमें भी देख सकते हैं कि इसके एलोकेशन आ जाएगी। फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड में 0% होल्डिंग है, वहीं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 27.67% जो स्टॉक्स हैं वो फॉरेन स्टॉक्स हैं, यानी कि 5 स्टॉक्स आउट ऑफ 27 जो हैं वो फॉरेन स्टॉक्स हैं। अगर आप बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की
की दोनों ही म्यूचुअल फंड में, तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड में 23 स्टॉक्स हैं, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 27 स्टॉक्स हैं। अगर आप बात करें लार्ज कैप में इन फंड्स के एलोकेशन की, तो एक्सिस फोकस 25 फंड की 78.98% जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में जो 26.89% की एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। मिड कैप में अगर इनकी होल्डिंग की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड में 9.92% जो एलोकेशन है वो मिड कैप में है, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 14.12% जो एलोकेशन है वो मिड कैप में है। स्मॉल कैप की होल्डिंग की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 में कोई एलोकेशन नहीं है स्मॉल कैप में, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 21.63% जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप को है। अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड में 37.67% एलोकेशन टॉप 5 स्टॉक्स को है, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 35.22% एलोकेशन जो है वो टॉप 5 स्टॉक्स को है। अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज की बात करें तो 63.74% एलोकेशन एक्सिस फोकस 25 फंड की टॉप 10 स्टॉक्स को है, वहीं पे पराग पारेख में 58.52% एलोकेशन टॉप 10 स्टॉक्स में, यानी कि सिर्फ 10 स्टॉक्स में इनका आधा से ज्यादा पोर्टफोलियो कवर हो जाता है। अगर आप टॉप 3 सेक्टर्स के वेटेज की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 में 38.25% एलोकेशन जो है वो टॉप 3 सेक्टर्स को है, वहीं पे पराग पारेख में 49.85% जो एलोकेशन है टॉप 3 सेक्टर्स को है। देख सकते हैं काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इनकी होल्डिंग्स होने के कारण थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको पराग पारेख में देखते हैं कि फॉरेन इक्विटी होल्डिंग में भी आपको एलोकेशन मिल जाती है। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड से। अब आइए इन फंड्स के पोर्टफोलियो एलोकेशंस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखेंगे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन इक्विटी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको 27.67% की एलोकेशन है। उसके अलावा जो मेजर सेक्टर्स हैं जहां पे इसकी एलोकेशन है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 13.91% की एलोकेशन, बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, सिगरेट्स, कैपिटल मार्केट्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, एनबीएफसीज, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें इसकी बहुत ज्यादा एलोकेशन है, मेजर एलोकेशन है और काफी बुलिश है इन सेक्टर्स पे। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इसके इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि टायर्स एलाइड, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल रिजॉर्ट्स, रेटिंग्स, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें इसकी एलोकेशन है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की। अगर आप बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड की तो इसकी मेजर एलोकेशन आप देख सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बैंक्स, एनबीएफसीज, रिफाइनरीज, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रिटेलिंग, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें इसकी मेजर एलोकेशन है। इसके अलावा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, केमिकल स्पेशलिटी, हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट्स, पेंट्स, ऑटो एंसिलरीज, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें इसकी एलोकेशन है। आप देख सकते हैं कि इसका भी पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, इतने कम स्टॉक्स होते हुए भी काफी सारे सेक्टर्स में इसकी एलोकेशन है। अगर आप बात करें सेक्टर ओवरलैपिंग की तो वो सेक्टर्स जो दोनों ही म्यूचुअल फंड में कॉमन है वो सेक्टर्स हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बैंक, एनबीएफसी, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी इनेबल्ड सर्विस, सॉफ्टवेयर, मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगर आप इनके एलोकेशन देखें तो वो काफी डिफर करती है दोनों ही फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें बैंक्स में काफी डिफर करता है, एनबीएफसी में भी काफी डिफर कर रही है, आईटी इनेबल्ड सर्विस, सॉफ्टवेयर में भी काफी डिफरेंट एलोकेशन है और मोटरसाइकिल स्कूटर्स में तो बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे दोनों ही फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर आप बात करें स्टॉक ओवरलैपिंग की तो सिर्फ एक स्टॉक दोनों ही म्यूचुअल फंड में कॉमन है, वो है एचडीएफसी बैंक। और ये इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों के बीच में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ही कम है, सिर्फ एक स्टॉक कॉमन है, बाकी सारे स्टॉक डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो काफी अच्छी वाइल्ड डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है आपको और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग नाम मात्र के लिए। अगर आप बात करें वो सेक्टर्स जो दोनों में कॉमन नहीं है तो एक्सिस फोकस 25 फंड में रिफाइनरीज, मार्केटिंग, रिटेलिंग, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, केमिकल स्पेशलिटी, हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट्स, पेंट्स, ऑटो एंसिलरीज, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड वो सेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सिस फोकस 25 फंड में मिलेंगे और पराग पारेख लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेंगे। अगर आप बात करें पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की तो इसमें फॉरेन इक्विटीज की होल्डिंग, सिगरेट, कैपिटल मार्केट्स, टायर्स एलाइड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल रिजॉर्ट्स,
रेटिंग्स, IT इनेबल्ड सर्विसेज, वो सेक्टर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ पराग पारेख में मिलेंगे और आपको एक्सिस फोकस 25 फंड में नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं कि सेक्टर्स के भी काफी अच्छी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग सेक्टर्स के भी काफी कम है, ऑलमोस्ट 50% सेक्टर्स दोनों में डिफरेंट है, तो एक अच्छी वेल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है अगर आप दोनों फंड लेते हैं तो भी और सिंगल फंड लेते हैं तो भी। अगर आप बात करें उन स्टॉक्स की जो दोनों में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया सिर्फ एक स्टॉक ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब जितने भी बाकी स्टॉक्स हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड में, जिनकी आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स जो हैं दोनों में कॉमन नहीं है। जो यहाँ पे व्हाइट में डिनोटेड है वो एक्सिस फोकस 25 फंड के स्टॉक्स हैं और यहाँ पे जो ऑरेंज में डिनोटेड है वो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ, जहां पे हम जनरल डिटेल्स के एनालिसिस करेंगे दोनों ही म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM को। AUM में मेरी सलाह ये है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जनरली हमें मीडियम साइज के AUM में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो। यहाँ पे अगर आप AUM में देखें तो एक्सिस फोकस 25 फंड का AUM है 11,895 करोड़ का, वहीं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का AUM है 4,798 करोड़ का। यहाँ पे AUM में पराग पारेख लॉन्ग टर्म मेरे अनुसार ज्यादा बेहतर है। टर्नओवर की अगर आप बात करें तो जितना कम हो उतना बेहतर है। यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड का जो टर्नओवर है 145% का है, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो टर्नओवर है वो सिर्फ और सिर्फ 7.01% का है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंड एज। यहाँ पे अगर आप फंड एज की बात करें तो एक्सिस फोकस 25 फंड 8 साल पुराना है और पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 7 साल पुराना है, तो फंड एज में एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर है। एक्सपेंस रेशियो ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है। यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.02%, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। अगर आप बात करें पराग पारेख की तो इसका एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 2.05% और डायरेक्ट प्लान का 1.02%। तो यहाँ पे क्लियर है कि एक्सिस फोकस 25 फंड का जो एक्सपेंस रेशियो काफी बेहतर है कंपेयर टू पराग पारेख। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें यानी कि लॉन्च से लेकर अभी तक में इन फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड ने 14.87% का रिटर्न दिया है, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 17.16% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। और इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 पे, जहां पे हम करेंगे रिटर्न एनालिसिस इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले हम देखेंगे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स और अल्फा जनरेशन इन दोनों फंड्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस फंड का रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में और जिस फंड का अल्फा उस पर्टिकुलर साल में से बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप इस टेबल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन ग्राफ पे नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न का ग्राफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन जो पराग पारेख की परफॉर्मेंस को दिखा रहा है और ब्लू लाइन जो एक्सिस फोकस 25 फंड की परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। 2014 और 15 में पराग पारेख अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहीं पे 2016, 17, 18 और 19 लगातार 4 साल एक्सिस फोकस 25 फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कहानी चेंज हो गई 2020 में। यहाँ पे जहां पे पराग पारेख ने 21.44% का रिटर्न दिया, वहीं पे एक्सिस फोकस 25 फंड ने सिर्फ 3.64% का रिटर्न दिया है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उस समय फंड की पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं वो मैटर करते हैं, और यहाँ पे फॉरेन एलोकेशन जो है पराग पारेख म्यूचुअल फंड का वो काम कर गया उसके लिए और बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए है। साथ ही साथ जब भी रुपए की वैल्यू कम होगी डॉलर के अगेंस्ट और डॉलर मजबूत होता जाएगा तो उसका भी बेनिफिट आपको पराग पारेख में मिल रहा है। तो दोनों बेनिफिट के कारण इस बार पराग पारेख का जो रिटर्न है वो काफी बेहतर रहा 2020 में। अगर आप अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा जो आपको कैलेंडर ईयर रिटर्न में दिखाई दिया। यहाँ पे लेकिन 2018 से पराग पारेख का जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूवाइज होते हुए आपको दिख रहा है और इसका जो ग्राफ है 2020 में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जैसा कि आपने कैलेंडर ईयर रिटर्न में देखा। अगर आप बात करें टॉप रिटर्न्स की, तो अगर हम 2014 की बुल मार्केट की बात करें तो वहां पे पराग पारेख का जो रिटर्न था वो था 45.56%, वहीं पे एक्सिस फोकस 25 का जो रिटर्न था वो था 40.37%। बहुत ज्यादा गैप नहीं है लेकिन फिर भी काफी क्लोज कंपटीशन होते भी काफी अच्छे रिटर्न दिया, 40% से ऊपर का रिटर्न दिया दोनों ही फंड ने। अगर हम बात करें 2017 के बुल मार्केट की, जहां पे एक्सिस फोकस 25 फंड का जो रिटर्न था वो था 46.86% का, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो रिटर्न था वो था 30.12% का। तो काफी बड़े
मार्जिन से यहाँ पे बीट करते हुए दिख रहा है एक्सिस फोकस 25 फंड। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फंड बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफी क्लोज कंपटीशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बात करें 2020 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे एक्सिस फोकस 25 फंड ने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिया है 3.64% का, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म ने अभी तक में 21.44% का रिटर्न दिया है। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स और अल्फा जनरेशन को देखने के बाद आइए बढ़ते हैं हम कंपाउंडेड ईयर रिटर्न्स की तरफ, यानी कि CGR रिटर्न्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में कि जिस साल में जिस म्यूचुअल फंड में, इन दोनों फंड में से जिसने ज्यादा बेहतर किया है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे ऑरेंज लाइन पराग पारेख को डिनोट कर रही है और ब्लू लाइन एक्सिस फोकस 25 फंड को डिनोट कर रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म का जो कंपाउंडेड ईयर का जो ग्राफ है वो काफी बेहतर है साल दर साल कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड से। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स को उस साल के बेस्ट ऑफ द कैटेगरी फंड से। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे ग्रे लाइन जो है वो बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न्स की लाइन है, यानी कि उस साल के सबसे बेस्ट रिटर्न्स जो है उसकी लाइन है। ऑरेंज लाइन पराग पारेख को डिनोट कर रही है और ब्लू लाइन एक्सिस फोकस 25 फंड को डिनोट कर रही है। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न से सबसे जो मैचिंग परफॉर्मेंस है वो है पराग पारेख लॉन्ग टर्म का। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की तरफ, यानी कि अगर आपने आज से 5 साल पहले इन म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, आज के समय उसकी क्या वैल्यू मिलती है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स बैंक अकाउंट के रिटर्न्स को काफी बड़े मार्जिन से बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर प्लान हो या डायरेक्ट प्लान, दोनों ही केस में पराग पारेख के रिटर्न आपको ज्यादा बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुलर प्लान में जहां पे एक्सिस फोकस 25 फंड का रिटर्न था 1,85,614, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिटर्न है 1,91,429। जहां पे डायरेक्ट प्लान में एक्सिस फोकस 25 फंड का रिटर्न है 1,97,244, वहां पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिटर्न है 1,98,033। तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। लेकिन डायरेक्ट प्लान में एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, वो है कि दोनों के रिटर्न काफी मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि रेगुलर प्लान में आपको काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। वो इसलिए है क्योंकि पराग पारेख लॉन्ग टर्म का जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे काम कर रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने के कारण एक्सिस फोकस 25 के रिटर्न्स ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। अब आइए देखते हैं इनके SIP रिटर्न्स को, यानी कि अगर आज से 5 साल पहले आपने इन फंड्स में 1000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज के समय उसकी क्या वैल्यू होती और आपको कितने रिटर्न्स मिलते। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SIP रिटर्न्स की कैटेगरी में साल दर साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और 5वें साल, हर साल पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो रिटर्न है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड कई गुना ज्यादा बेहतर रहा है। और अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल बाद जहां पे एक्सिस फोकस 25 फंड का SIP रिटर्न आपको मिलता है 24,238.11 रुपीज, वहीं पे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो रिटर्न है वो है 31,449.4 रुपीज। तो SIP रिटर्न में पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के रिटर्न काफी ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जहां पे हम करेंगे रिस्क एनालिसिस इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का। और यहाँ पे हम डिफरेंट मेजर्स पे जो फंड ज्यादा बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया। आप इस टेबल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इन ग्राफ्स पे नजर डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा और शार्पे रेशियो, जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज में जो डिनोट किया है वो पराग पारेख है और एक्सिस 25 फंड है वो ब्लू में डिनोट किया है। यहाँ पे क्लियर है कि पराग पारेख ज्यादा बेहतर है दोनों ही केस में, अल्फा हो या शार्पे रेशियो दोनों में ही। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे अपसाइड कैप्चर रेशियो और R², ये भी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही कैटेगरी में पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड नहीं बीट कर पा रहा है एक्सिस फोकस 25 फंड को। जी हाँ, दोनों ही केस में एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में पराग पारेख की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड से, यानी कि पराग पारेख
कम रिस्की है। अगर हम बात करें बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये भी जितने कम हो उतना बेहतर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है एक्सिस फोकस 25 फंड से। तो ओवरऑल रिस्क एनालिसिस में अगर आप देखें तो पराग पारेख लॉन्ग टर्म फंड कम रिस्की है कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड से। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स इनकी कंप्लीट एनालिसिस के बाद। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को। और यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक्सिस फोकस 25 फंड से ज्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स की कैटेगरी में, तो यहाँ पे भी पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के रिटर्न्स ज्यादा बेहतर है एक्सिस फोकस 25 फंड से। तो यहाँ पे रिजल्ट्स के एनालिसिस के बाद ये क्लियर है कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ओवरऑल ज्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से कंपेयर टू एक्सिस फोकस 25 फंड। और इसके साथ हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 7 की तरफ, यानी कि रिकमेंडेशन की तरफ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में कब, कितना और कैसे इन्वेस्ट करना है बेहतर रिटर्न्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो आपको क्लियर हो गई है कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर है एक्सिस फोकस 25 फंड से। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने, मेरी राय माने, तो आप दोनों ही फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों ही फंड में बहुत ही कम ओवरलैपिंग है, नाम मात्र की ओवरलैपिंग है, और साथ ही साथ इसकी जो फंड मैनेजमेंट है और जो परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। तो इसीलिए अच्छे रिटर्न्स के लिए दोनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। एसआईपी में अभी इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है, ज्यादा रिस्क ना लें। लमसम अगर निवेश करना है आपको तो उसके लिए आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह से आपको कितना पैसा लमसम में इन फंड्स में डालना है। 8448509936 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे अपनी क्वायरीज भेजें। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है इन फंड्स में तो मैं आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए कितना निवेश करना है, कैसे निवेश करना है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा और रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।